मेहमानों साहब का परिचय करा दें। देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कुछ ही क्षणों में देवेंद्र जी का अग्रिम स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विवेक जी का स्वागत है। मनीषा वाजपेयी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीषा जी का बहुत स्वागत। मनीषा जी, कल परिणाम आने से पहले जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि मेरे लिए महत्वपूर्ण सिर्फ इतना सा बिंदु है जो देखना है वोट का परिणाम आने के बाद। जीत हार नहीं, जीत हार मुझे अंदाज था कि कौन जीत रहा है, उस बेमतलब की आशावादिता में मैं नहीं फंसता। एनडीए के उम्मीदवार को ही जीतना था। मैंने कहा था सिर्फ दो चीजें देखी जाएंगी, कौन सा गठबंधन दूसरे गठबंधन में सेंध लगाने में सफल रहा, कौन गठबंधन ऐसा है जो अपने किले को सुरक्षित नहीं रख पाया। मुझे लगता है बहस का बिंदु केवल ये है, बहस का बिंदु ये नहीं कि राधाकृष्णन जी जीत गए और सुदर्शन रेड्डी हार गए। जिस दिन पर्चा भरा गया था उस दिन भी पता था कि नंबर नहीं है। लेकिन आश्चर्यजनक कोई तत्व अगर इसमें है, आश्चर्य का कोई तत्व अगर इस पूरे घटनाक्रम में है तो वो है एनडीए को अपनी संख्या और वाईएसआर कांग्रेस की सदस्यों की संख्या जोड़ करने के बाद भी 15 वोट अतिरिक्त मिल गए। इसका मतलब कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक अपने किले को संभाल कर नहीं रख पाया। मनीषा जी। नमस्कार अमिताभ जी, धन्यवाद आपका इस परिचर्चा में मुझे एक हिस्सा बनाने का। बिल्कुल आपका जो विषय है वो चिंतनीय है, बिल्कुल सही बात है। जीत हार तो तय थी, क्योंकि जिसके पास बहुमत है, जो सत्ता में है, उसी का ही कैंडिडेट जीतता आया है और जीतेगा, ये तो एक तय बात थी। मुझे लगता है कि जो एक अलायंस है कांग्रेस और अपोजिशंस का, उस अलायंस को पुनर्विचार करना चाहिए, अपनी रणनीति पे विचार करना चाहिए कि उन्हें आगे किस दिशा में बढ़ना है। एक होता है इमेज बिल्डिंग वाले प्रोग्राम। अभी 16 दिन की यात्रा निकली, बिहार में निकली, और जैसा अभी आपकी रिपोर्ट में भी दिख रहा था कि एक ही चीज है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये उन्होंने नारा दिया और उसको उन्होंने कहा कि ये सफल है, जनता के बीच में बहुत पॉपुलर है और देश विदेश में भी आ रहा है। लेकिन रिजल्ट क्या आया? जैसे ही इसके बाद के इलेक्शन आए, रिजल्ट बदल गया। और कहने की बात एक ये भी है कि आपके अपने ही जो सांसद थे, उन्होंने ही क्रॉस वोटिंग के द्वारा और 15 वोट दूसरे के एनडीए को देने के बाद ये साबित कर दिया कि वो आपके नेतृत्व पे सवाल खड़ा करते हैं। अब इनको विचार करना चाहिए कि जब बिहार की एसआईआर इन्होंने की थी और इतनी बड़ी रैली निकाली थी और उपराष्ट्रपति का चुनाव पता था 9 सितंबर को होना है, तो विदेश क्यों गए? उन्होंने ऐसी रणनीति क्यों नहीं बनाई? क्यों उनके अपने ही इंटैक्ट रहते? अपने भी इंटैक्ट नहीं रहे। और अगर रेणुका चौधरी जी की हम अगर बात करें, यहाँ पे मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारी ये नैतिक जीत है। मुझे लगता है उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए अपने स्टेटमेंट पे। ये आपकी नैतिक हार है कि आपके अपने ही सांसद, जिनकी आपको उम्मीद थी, उन्होंने ही 15 क्रॉस वोटिंग करी, और जिन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं करी, जो पार्टी लाइन पे के अलग तो गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो हम एनडीए को दे दें, लेकिन राष्ट्र विरोधी नहीं गए। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये जो क्रॉस वोटिंग है या ये इनवैलिड वोट्स हैं, ये थोड़े दिन पहले भी अगर हम चले जाएं तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कांग्रेस के ना चाहने के बाद भी इन्हीं के यहाँ के सांसद विदेश में ऑपरेशन सिंदूर का महत्व बताने के लिए गए थे। तब भी चिंता का विषय इनको था और इन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये नेतृत्व पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर 2 वोट भी वो एनडीए के ले आते तब भी एनडीए का उम्मीदवार जीत जाता, लेकिन तब आपकी नैतिक विजय भी होती और ये लगता कि आप आगे बढ़ रहे हो। आपके अपने चले गए। बिल्कुल जी। देवेंद्र प्रमुख जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए, देवेंद्र जी का भी स्वागत है। विवेक नारायण जी, मैं आम आदमी पार्टी के, मुझे पता नहीं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी और आपके रिश्तेदारी है या तलाक हो गई, क्योंकि तो सोमवार को रिश्तेदारी होती है, मंगल को तलाक होती है, बुध को फिर रिश्तेदारी हो जाती है, तो बड़ा समझना मुश्किल है, वो तो आप ही जानो। मैं उनके कल प्रवक्ता को सुन रहा था रात में,
राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रही थी कि भाजपा वालों सीखना चाहिए कांग्रेस को, एक एक वोट के लिए प्रयास करते हैं, मीटिंग करते हैं, मंथन करते हैं, संपर्क करते हैं, प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं सांसदों के लिए कि कैसे टिक करना है, किस पेन से करना है। और बोले यहां जो बुजुर्गवार पार्टी है, बोले उसके जो सबसे बड़े करता धरता है, बोले वो तो बाहर ही चले गए। और उन्होंने ड्रेस का भी उल्लेख किया कि नेकर और टी शर्ट में ही निकल गए बाहर। तो बोले वो तो चुनाव के दिन आए, वोट वाले दिन, ऐसे चुनाव लड़ा जाएगा। विवेक जी, आपको लगता है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा? आपके पास जितनी संख्या थी वो आपके पास बनी रहती तो कम से कम ये मान तो रहता कि भाई जितने नंबर थे उतने हमारे साथ है, बात खत्म हो गई। आपके पास 334 थे, 300 बचे, ये 34 कहां गए विवेक जी? देखिए, ये अमिताभ जी, बात ये कि आप जो 34 की बात कर रहे हैं या हम कहें कि 15 कहाँ गए, बात उसकी नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि जो वोट निरस्त हुए हैं वो सूत्र बता रहे हैं कि वो 10 वोट एनडीए के निरस्त हुए हैं। तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है अगर है ये। और दूसरा, अगर आप देखें कि सूत्र बता रहे भैया विवेक जी ना, विवेक जी हमने तो किसी सूत्र का जिक्र ही नहीं किया, आपको कौन से सूत्र बता गए? इसमें तो कोई माई का लाल बता ही नहीं सकता कि किसका निरस्त हुआ। मैंने क्या कहा, नंबर पर मैं बोल रहा हूं। एक मिनट विवेक भाई, एक मिनट पूरा अवसर देंगे, एक मिनट क्लियर हो जाएगी तो आप भी अच्छे से अपनी पार्टी का पक्ष रख पाएंगे। मैंने तो कहा ही नहीं कि रामलाल ने वोट क्रॉस किया, ये गलत वोट दिया, मैं तो कह ही नहीं सकता। मेरे पास ये अधिकार का, और ये अधिकार राष्ट्रपति के पास भी नहीं, कोई नहीं बता सकता उस चुनाव का नेचर ऐसा। मैंने तो नंबर बताया, 334 कांग्रेस के द्वारा बताया हुआ नंबर है इंडिया ब्लॉक का, 303-334, और आए 300, बात खत्म हो गई। 34 कहीं तो गए, रामनगरिया में खोए, कुंभ में खोए, दशाश्वमेध घाट पर खोए, कहीं तो खोए विवेक जी। आप 34 कहें या 15 कहें, खोए, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे लिए सबसे अहम सवाल ये है कि इंडिया, मैंने कल भी कहा था इस बात को आपकी इसी डिबेट में, कि आज 11 सालों में जो परसेप्शन बना है कि सत्ता ही सब कुछ है, जीत ही सब कुछ है। आज कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस का स्टैंड है कि ये हमारी नैतिक हमारी जीत है और विचारधारा की लड़ाई है जो आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस को मालूम था कि एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है, वो जीतेंगे। तब आप लोग ये क्यों कह रहे थे कि 9 सितंबर को मोदी हट जाएंगे? तब आप लोग ये क्यों कह रहे थे? जब आपको पता था तो ये क्यों बोल रहे थे जी? देखिए, ये इसलिए हमें मालूम था कि एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है और एनडीए जीतेगा। कांग्रेस इस समय संविधान बचाओ की लड़ाई और विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। हमने इसलिए प्रत्याशी खड़ा किया था कि हमें उस लड़ाई को आगे बढ़ाना था, और आज आप देखिए उसमें हम सफल रहे। आज 14 सांसदों की आप बात नहीं करिए, अगर उसकी बात को देखिए, आप 14 सांसद कह रहे हैं, हम कहेंगे 14% हमारा वोट बढ़ गया पिछले बार से। तो उसका कारण है, एक मिनट अब रुकना होगा विवेक जी, अब रुकना होगा। आपका वोट इसलिए बढ़ गया कि आप 50 से हो गए 99 लोकसभा में। अब रुक जाओ, आप लोकसभा में 50 से 99 हो गए, इसलिए वोट बढ़ गया। जीत कहां दिख रहे, कौन सा चश्मा लगाए हो महाराज? इससे बड़ी हार और कोई हो सकती है? आपके 30-34 सांसद गायब हो गए, फिर तो आपको प्रणाम। आप जैसी कांग्रेस पर, और जब कोई, मैं आशीष जी के पास चलूंगा, जी रुकिए, मैं बड़ा खिन्न हो जाता हूं जब कोई राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ने के लिए रजिस्टर्ड हुआ है, नहीं तो कांग्रेस अपना रजिस्ट्रेशन एनजीओ में नहीं कराती, फिर अचानक से गौतम बुद्ध हो जाती है वो राजनीतिक पार्टी, कहती अमिताभ जी जीत हार का विषय नहीं है, विषय बड़ा है, परमार्थ का है, मोक्ष का है। अरे दादा, तो एनजीओ में रजिस्ट्रेशन कराओ ना महाराज। फिर काहे को राजनीतिक दल बनाए हो, चुनाव लड़ रहे हो? फिर ये क्यों बोलते हो बारात का दूल्हा लंगड़ा दूल्हा, नहीं, बारात का घोड़ा लंगड़ा घोड़ा, जनवासे की का घोड़ा, ये काहे को बोलते हो? आपको तो चुनाव लड़ना ही नहीं, आप तो जनसेवा के लिए आए हो।
तो सबसे पहले तो कांग्रेस को मेरी विनम्र सलाह, अपना रजिस्ट्रेशन बदलो। जब आपने कही दिया कि विषय जीत हार का है ही नहीं, चुनाव का है ही नहीं अमिताभ जी, फिर किसका विषय है? सरसैया घाट पे एक कुटिया बनाओ, वहां रहो। जब विषय ही बदल दिया आपने तो फिर तो प्रणाम है। आशीष जी, आपके बड़े सहयोगी कह रहे विषय जीत हार का नहीं है अमिताभ जी, तो बात ही खत्म हो गई। फिर 27 में आप भी चुनाव लड़के क्या करोगे जब विषय जीत हार का ही नहीं? जन जागरण का है तो जन जागरण तो बिना चुनाव लड़े भी हो सकता है। मेरा प्रश्न फिर वहीं पर है, 334 थे, 300 बचे, बाकी सब में किंतु परंतु है, चूंकि सीक्रेट बैलेट है। लेकिन इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, 334 क्लेम किए गए, 300 बचे। ये दोपहर के 12 बजे की सूरज की तरह साफ है आंकड़ा। 34 कहां गए आशीष जी? और आपको याद होगा, आपके ही गठबंधन के तमाम बड़बोले नेता कह रहे थे अमिताभ जी 9 सितंबर का इंतजार कीजिए, मोदी की गद्दी नहीं बचेगी। आपके सांसद नहीं बचे आशीष जी। अब इसको देखने के दो तरीके हैं अमिताभ जी। एक तो जो आपने कहा वो भी एक सत्य है कि जो सांसद जितने विपक्ष खेमे में थे, जितने वोट उनको मिलने चाहिए थे, उनको नहीं मिले हैं। तो ये बात एक, जिसे कहें कि कड़वा सच है, ये एक सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जितने पढ़ने चाहिए थे, जितने सांसद थे, उतने वोट पड़ने चाहिए थे। यहां अब इसको देखने का एक और नजरिया, भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था, देखिए चुनाव से पहले हर एक व्यक्ति ये कहता है कि उनका खेमा जीतेगा। कोई पहले खुद ही थोड़ी कह देगा चुनाव लड़ने में कि नहीं हम ही हार रहे, वो तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन मालूम सबको था कि जो संख्या है वो इनके पास है और इनका प्रत्याशी जीत जाए, ये सबको मालूम था। अब 2-4 वोट ऊपर नीचे हो सकते थे, कोई नहीं आ पाया, कोई नहीं पहुंचा, वहां तक बस एक बात थी, जीतना किसको था ये सबको पता। लेकिन क्यों भारतीय जनता, और ये भी अब सबको पता है, 150 करोड़ देशवासियों को ये भी पता है कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है, तो ये किसी नेता की, सांसद, विधायक की अंतरात्मा कभी ना जागती है ना कभी जागेगी, कोई भी हो। वो क्यों क्रॉस वोटिंग होती है ये पूरे देशवासियों को पता है। हम लोगों ने पहले भी देखा, आगे भी देखेंगे कि क्रॉस वोटिंग केवल तब होती है कि जब आपको दूसरे खेमे से कुछ दान दक्षिणा मिलती है और उसी के आधार पे आप क्रॉस वोटिंग करते हैं। अंतरात्मा पे कोई नहीं करता। और ये ऐसा कोई विषय भी नहीं था कि इनके उपराष्ट्रपति बन जाने से देश का कोई उद्धार हो जाएगा और दूसरे उपराष्ट्रपति बनने से कोई देश डूब रहा था। उपराष्ट्रपति का यहाँ तो राष्ट्रपति कितना कुछ कर लेता है सबको पता है, तो उपराष्ट्रपति तो हम लोग देख ही चुके हैं अभी हाल फिलहाल। तो ऐसा कोई अंतरात्मा वाला विषय ही नहीं था। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने, जनता ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट किया है, ये मैनेजमेंट उन्होंने ये जानते हुए भी किया, उनको शायद अंदेशा हो सकता था कि कुछ कम ना हो जाए या कोई बात चूक ना हो जाए, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक तैयारी करी और मैनेज किया कि विपक्ष के कितने सांसदों से हम सवाल वही, आपने तैयारी क्यों नहीं की? आप दूसरे इम्तिहान की तैयारी में बिजी थे क्या? आप भी तो खाली थे, सारे दल खाली थे। अभी कोई ऐसा तो नहीं कि आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा थी? आप लोगों ने तैयारी क्यों नहीं की? राहुल गांधी ने क्यों नहीं की? अखिलेश यादव ने क्यों नहीं की? हमारे पास अडानी और अंबानी नहीं है ना, आप समझ नहीं रहे हैं। तो न लड़ो फिर महाराज, अडानी और अंबानी नहीं है, इसलिए आप तैयारी नहीं करते राजनीति की। ये इतने पैसे इसको लो तो और लो वापस ले लो। आपको क्या लगता है कि क्या दे करके क्रॉस? अगर ठीक है आशीष भाई, आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के, हमारे गठबंधन के सांसद बिकाऊ थे, वो रुपया दे के बिक गए। अब बताइए, आप अपने साथियों को बिकाऊ बता रहे हो? कह रहे हो ये सब मुफ्तखोर है, ये पैसा लेके बिक जाते। कल तक ये आपके माननीय सहयोगी थे, अब क्या हाल बनेगा बताइए, जिनको आप लंपट बता रहे हो, कह रहे हो कंपट खा के लंपट हो गए। ये नहीं चलेगा ना, इसीलिए तो लोग आपसे नाराज हो जाते महाराज। और दूसरी बात, मैं देवेंद्र प्रमुख के पास आऊंगा। मैं एक बात नहीं समझ पाता, राजनीतिक लोग, जैसे मैं कहूं कि मैं बिजी हूं, अरे मैं पत्रकारिता के अलावा फिर किस काम में बिजी हूं? मैं मनरेगा में काम कर रहा हूं? नहीं ना। जब नेता कहता है कि ठीक है हम लोग नहीं कर पाए, अरे आप किसी और काम में बिजी थे क्या? राहुल गांधी का फुल टाइम जॉब क्या है? पॉलिटिक्स।
खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, आशीष चतुर्वेदी, अखिलेश जी, सबका फुल टाइम जॉब पॉलिटिक्स है यार, कोई और काम है? बोले फर्नीचर की दुकान पे भी बैठना पड़ता हमको, ऐसा तो है नहीं। ये होटल चलाना ऐसा भी नहीं, बोले दाल तड़का बेचे के ये देखें, ऐसा तो कर नहीं रहे हो। फिर क्यों नहीं किया? आशीष जी ने मेरी पहले की टिप्पणी शायद गौर से नहीं सुनी। आपके ही एक भाई बंधु जिनके लिए अखिलेश जी के मन में बड़ा अच्छा भाव है, केजरीवाल एंड कंपनी, उन्हीं के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी नेकर पहन के वहां चले गए मलेशिया। मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा क्या पहन के गए। उन्होंने कहा ऐसे राजनीति होती है क्या? मेरा प्रश्न वही था कि विवेक जी की पार्टी हो, अखिलेश जी की पार्टी हो, कोई और काम तो था नहीं ना। बाढ़ में राहत में लगे थे आप लोग कि क्या करें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में मरने की फुर्सत नहीं, कौन चुनाव लड़े, ऐसा तो था नहीं। अपने अपने घरों में थे, अच्छे से थे, सुरक्षित थे, लड़ सकते थे, इंतजाम कर सकते थे। आप भाजपा को कोस रहे हो कि इसने इंतजाम क्यों किया। अपनी गलती नहीं मान रहे कि हमने इंतजाम नहीं किया, हमने अपने सांसदों को नहीं बताया, नहीं सिखाया, नहीं बुलाया, उनको भरोसे में नहीं लिया। भरोसे में नहीं लिया था तो राज्यसभा का भी उम्मीदवार आपका हार गया था ना आशीष जी, आपको तो पता है। आपने 3 कैंडिडेट घोषित कर दिए थे, रामजीलाल सुमन, जया बच्चन और आलोक रंजन। आपकी ही पार्टी के लोगों ने कहा कि आलोक रंजन को वोट नहीं देंगे हम, हारे थे ना। आपको लगा था कि मेरे दस्तखत कर देने के बाद जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। यही तो राजनीति है। देवेंद्र प्रमुख जी, अब विपक्षी दल जो कल तक ये कह रहे थे कि 9 सितंबर को मोदी को जाना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी, उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए हार जाएगा और 10 दिसंबर को नई सरकार बन जाएगी, और ऐसा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर प्रचार भी करवाया गया कि भाई ऐसा होने वाला है, फलाने के घर मीटिंग हो गई, फलाने ने डील कर दी, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने, संघ की बैठक में ये फैसला हो गया, आदि आदि इत्यादि। वो सब लोग अब अचानक से कह रहे हैं कि ये तो कोई चुनाव थोड़ी ना था, ये तो ऐसे ही ठीक है भाई, अंताक्षरी टाइप का था कि समय विचार बिताने के लिए करना है कुछ काम। बोले हमको पहले से पता था हम हारेंगे। देवेंद्र प्रमुख जी। अमिताभ सर, पहले सबसे पहले तो देश की जनता का, जिनकी हम 150 करोड़ लोगों की बात करते हैं, उनका जवाब था किसी न किसी रूप में, क्योंकि माननीय सांसद जो उनसे चुने हुए थे, और बड़ी बात यह हुई है, ऐतिहासिक बात जो हुई है कि उन्होंने ही उनके मुंह पर ताला लगाया है। जो लोग वोट चोर बोलते थे या माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए वो वर्ड यूज करते थे, उसका जवाब दिया लोकतांत्रिक तरीके से। और जब 15 सांसदों की बात हो रही है, लगभग वो 34 के करीब बैठ रहे हैं, जब सारा टोटल आंकलन निकल कर आवे तो उनका एक कैलकुलेशन करेंगे तो हम करोड़ों में मतलब समर्थन समझेंगे इसका कि ये मिला है, ये सत्यता साबित हुई है। और 2014 के बाद सर 19 में, 19 के बाद 24 में, और अब सारी प्रक्रिया आपके सामने है। और यूट्यूबर और यूट्यूब चैनल और छोटे चैनलों की जब बात आती है तो अकेले आप जैसे एक व्यक्ति हजारों चैनलों पर भारी है। सत्यता सब जानते हैं, सुनना सब चाहते हैं, अच्छी बात सबको, जितनी मेहनत आप करते हैं, पढ़ते हैं, सर्च करते हैं और तथ्य के साथ बोलते हैं, तो हम जैसे प्रवक्ताओं को हमेशा म्यान में रखना पड़ता है। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि अडानी और अंबानी जिनकी बात करते, भाई हमारे अडानी अंबानी तो बिजनेसमैन है, देश के सबके हैं। सोनिया गांधी से या अखिलेश यादव से या अदर जो साथी हैं, उनसे बड़ा कोई अडानी अंबानी है इस देश में राजनेता? अगर उनकी संपत्ति की जांच एक बार हो जाए तो मोदी योगी से कर लो या भारतीय जनता पार्टी में और किसी नेता को जो ठीक लगता उनसे कर लो, पता लग जाएगी। आपके तो घर में है, यूज करो जो भी है आपके पास। अब ये कहने से करने से आज इस चुनाव की वैल्यू आपके लिए मुझे पता नहीं क्या होगी, लेकिन देश का उपराष्ट्रपति तो ऐसी देश का उपराष्ट्रपति ना अडानी को नहीं देश का उपराष्ट्रपति हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके लिए तो राष्ट्रपति भी कुछ नहीं है, ऐसा मानने बोल। अरे आपको तो मेजर साहब अभी बोल रहे थे कि राष्ट्रपति हमारे लिए कोई इस देश में वैल्यू नहीं रखता, उपराष्ट्रपति वैल्यू नहीं रखता। अरे आपके लिए वैल्यू क्या है भाई? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वैल्यू है। जब इस देश में 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार चला रही है और देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो 2027 क्या वैल्यू रखता है? क्या अखिलेश जी अकेले इस देश को बदल देंगे?
जब वैल्यूएशन आपके लिए कोई है ही नहीं किसी की, तो फिर काहे पर चर्चा करते हो? और ये अडानी अंबानी की बातें छोड़िए, आपके यहाँ अगर एक बार आंदोलन होने लगा ना, तो अभी सीबीआई और ईडी जो काम नहीं कर रही ना, वो अपने करेंगे तो आप चिल्लाना शुरू कर देंगे। आप बेवजह की बातें ना करें चैनल पर बैठकर, सबके साथ आइए। आज देश में, आज जनता में, आज मैं उन माननीय सांसदों का धन्यवाद विशेष रूप से करता हूँ। अमिताभ सर आपकी डिबेट में बैठकर इन्होंने आकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, माननीय उपराष्ट्रपति को अपना समर्थन दिया है। वो देश के साथ है, वो लोकतंत्र के साथ है, वो सिंदूर ऑपरेशन के साथ है, वो देश की सेना के साथ है। ये सारा चीज क्लियर हो गया है, ये तर्क के साथ निकल कर आ गया है। और यही बात हम तर्क में और तथ्यात्मक साथ के साथ इस देश को बताना चाहते थे, और उसमें हमारा सहयोग किया विपक्ष के साथियों ने। अगर विपक्ष में बैठकर अच्छे साथी मिल जाए, अगर विपक्ष में बैठकर देशी बात करने वाले लोग हों, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए सर, और उन सबका धन्यवाद है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। खरीदे, आपने सरकार रातों रात पलटी है, आपने पैसे दिए। अरे ये काम आपके यहाँ से अगर मैं यहाँ पार में लगूंगा तो पहले आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों के साथ आप बैठे हो, आप सरकार की बात कर रहे थे, देश की बात कर रही, उन्होंने तो संविधान खरीद रहे थे। आपने बना जज एक लाख का मुख्यमंत्री बनाया था, पता है मुलायम सिंह जी का बोलता है, 1 लाख के मुख्यमंत्री कौन से जगदीप बाबा, और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। सारे काम करने के बाद आप उंगली नहीं उठा सकते। अरे आप मैनेजर साहब इनकी डिबेट पर पढ़कर आइए, ये आपका काम नहीं है, तो बेवजह की बातें कर रहे हो। आपको तथ्यात्मक बात करनी चाहिए, आपको और सबूत बात करनी चाहिए, और एविडेंस के साथ आना चाहिए। बिगर सबूत के बिगर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आपकी बात में अगर कोई दम होगा तो देश निश्चित सुनेगा। जनता का ये हाल है आपका, आप देखिए तो मैंने जनता ने बता दिया, उसी का परिणाम है। अरे उसी का परिणाम है, हमारे बिहार में मंत्री इसी पर हमारे ही बंद करा रहे हैं। यही परिणाम है, यही लोकतंत्र है, यही ताकत है, यही सबूत है, यही देश है, यही भारत है, यही नया भारत है, यही बदलता भारत है, ये विकसित भारत का संकल्प है, ये बढ़ता विकसित भारत है। ये भारत की बात है भाई। आप कुछ भी कहते रहिए, आप कुछ भी कहते रहिए, बेवजह की बातों के लिए कोई सुनने का समय नहीं। देख लीजिए ना, आपने वर्मा जज को खरीदा था, पकड़ा गया बेचारा। अरे मुंह छोड़िए इस बातों को, किसने किसको खरीदा है? मैंने आपको एक चीज क्लियर कराई है, आपको कह रहा हूँ पढ़कर आए करो, आप सर्च करके आए करो, तब तक और कुछ नहीं कर सकते। तो आप मान करके अमिताभ सर को देख लिया करो, बहुत कुछ सीख लोगे, इतना ही बहुत है। मेरे साथ डिबेट में आने से पहले जरूर पढ़ा करो, और छोटे चैनल पर चल जाता है, कुछ भी बोल के निकल जाओ। देवेंद्र भाई को भी और आशीष भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। विवेक नारायण जी, आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे घर के सांसद बिकाऊ निकले, वो रुपया लेके, माल लेके उधर वोट दे आए। आप इस बात से सहमत हैं कि आपके यहाँ के जो सांसद हैं वो बिकाऊ हैं, वो माल के चक्कर में लगे रहते हैं कि माल मिले? विवेक जी, और जिधर माल मिलता है उधर ही झाल बजाने लगते हैं, ऐसा आपके जो सबसे बड़े सहयोगी हैं इंडिया अलायंस में, आपके बाद जिनके पास सबसे बड़ा नंबर है, वो कह रहे हैं कि ये सब मतलब माल लेके भागे हैं हमारे सांसद। अमिताभ जी, इससे भी नहीं, मैं सिर्फ इतना समझ रहा हूं, आपके गठबंधन के, आपकी पार्टी के सांसद बिकाऊ हैं। मैं वहां पे आऊंगा। नहीं, उससे ऊपर प्रश्न ये है कि आज संख्या बल पर्याप्त होने के बाद आज जिन 14 लोगों ने इलेक्शन का बाइकाट किया, वो क्यों किया? आपने और मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ये भी उतने अहम मुद्दे हैं ये। और बाकी अपनी बात कहने का जवाब दे रहे हो भैया। विवेक भाई, मैंने पूछा, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में बिकाऊ सांसद हैं, मैं उस पर पूछ रहा हूं भाई। देखिए, अगर आशीष भाई, उनको जवाब तो आ जाए कांग्रेस का। जी, ये तो देखिए अमिताभ जी, ये तो सांसदों की बात आशीष जी कर रहे हैं। आप इस पर डिबेट रखिए, मैं बताऊंगा किस तरह देश को दांव पे लगाया गया है इन पिछले 11 सालों में। कांग्रेस सांसद तो बहुत छोटी बात हो रही है।
छोटी ये बात एक आज सांसद जिस भी नहीं तरीके ना, से देश ये में गलत। चल रहा है, आप ऐसे ही तो बोल देते हो, इसीलिए नुकसान होता है जिस कांग्रेस तरीके का। से देश को बताओ, करे बाहर कांग्रेस 11 सांसद छोटे ना, अव्वल तो 11 नहीं 15 हैं, 15 छोटे नहीं है भैया। 34 सांसद गायब हो गए आपके। आप सम्राट हर्षवर्धन बने हुए हो कि हम अपनी लंगोट तक दान करके जाएंगे कुंभ में। क्या कर रहे हो महाराज? 34 सांसद भाग गए और आप करतल वेक्षा तरतल वास कर रहे हो। चिट्ठा बोले नहीं मुद्दा ये नहीं है। अरे मुद्दा क्या है चाचा, यही बताओ फिर। चुनाव काहे को लड़े थे अगर मुद्दा नहीं था तो? ये नहीं, ये बताइए 14 गजब है प्रभु। 14 सांसदों ने 14 सांसदों ने बाइकाट किया है। वो बाइकाट क्यों किया? हम बता दे रहे। अब ठीक, अब आपके बोलने का समय समाप्त हो गया। अब मैं ये बता दे रहा हूं कि क्योंकि अब बोलने का समय समाप्त हो गया, तभी तो बताऊंगा। विवेक भाई, आपके बोलने का समय समाप्त होगा तभी नहीं बताऊंगा। कोई पार्टी चुनाव में भाग नहीं लेना चाहती, ये उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है उसको। कोई सांसद निर्दलीय है, वोट नहीं डालना चाहता, उसको भी अधिकार है। दल वाला भी नहीं डालना चाहता है तो उसको भी अधिकार है। लेकिन नेता पर सवाल उठेगा कि नेता नाकारा है जो उसको वोट नहीं डलवा पाया। इसमें कौन सी नई बात खोज के ले आए? अरे भाई, जिस दल ने कहा हम नहीं शामिल होंगे, अकाली दल ने कहा हम शामिल नहीं होंगे तो नहीं होंगे। कांग्रेस तय करेगी कौन शामिल होगा कौन है। मैंने पूछा, जो आपके घर में 334 थे उसमें 34 कहां भाग गए? उस पर 1 मिनट बोलने को तैयार नहीं हो आप। बाकी दुनिया की कहानी है आपके पास, पंचतंत्र की है, रामायण की है, महाभारत की है, गीता की है, सबकी है, शिव पुराण, देवी पुराण। लेकिन इस पर नहीं बोलेंगे कि 34 कहां गए और क्यों गए। यही तो प्रश्न है भैया। क्यों मलेशिया क्यों गए? क्या मणिपुर से बड़ा ये चुनाव था? वो तो प्रधानमंत्री थे। ये मणिपुर से बड़ा चुनाव था जहां हमारे देश के नागरिक और महिलाएं, उनकी इज्जत उतारी जा रही थी। तो मणिपुर में घटना घटी इसलिए चुनाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहे हो? मणिपुर में घटना घटी इसलिए देश में कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहे हो? केवल मलेशिया जाना चाहिए? आपने जो कहा वो मणिपुर से बड़ा मुद्दा नहीं है ये। अगर मलेशिया चले गए तो कोई सी बात नहीं हो गई। तो इसलिए अच्छा? इस मुद्दे को नहीं, आप उस एंगल से भी देखिए। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। विवेक, एक मिनट विवेक भाई, मैंने नहीं कहा। आपके नातेदार ने, मनीषा भी आएंगे। विवेक जी, मैंने नहीं कहा, आपके नातेदार ने कहा। आम आदमी पार्टी आपकी गुइया है, आपके नातेदार है, उनने कहा। हम उनकी बात कह रहे हैं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा ये हाफ पैंट पहन के क्यों गए मलेशिया, मैंने तो कहा नहीं। तो नहीं, तो ये अरविंद केजरीवाल को भला बुरा बोलो। हाँ, तो आम आदमी पार्टी ने कहा है, तो आम आदमी के पार्टी की स्थिति आपको मालूम, उन्होंने कहा है। इसके माने क्या होते हैं ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं। ये तो उनके कहने के माने क्या, उनका वोट कहां गया होगा? ये तो समझ गया। मतलब आप ये कह, ठीक है, ठीक है। कांग्रेस ये कह रही है कि चाहे नतीजा ऐसा रहे चाहे नतीजा वैसा रहे, कोई माई का लाल उधर उंगली नहीं उठा सकता हमारे परिवार पर। यही नहीं कह रहे हो? बात खत्म। इसका एक प्रस्ताव पारित करा के इंडिया अलायंस में भी बंटवा दो कॉपी, कि उधर कोई नहीं देखेगा, झांकेगा नहीं ना। हम जो कहें, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, बाबा सहगल ने गाया था, तो यही कह दो। विवेक जी, सवाल तो उठेगा मित्र। अच्छा, फिर मैं मनीषा जी के पास चलता हूं। विवेक भाई भी बड़ा उदार व्यक्ति है। मतलब भगवान गौतम बुद्ध इनको अगर देख रहे होंगे वहां से तो प्रसन्न हो रहे, कह रहे होंगे हमारे बाद यही त्यागी व्यक्ति है इस धरती पर। क्या करे, क्या चुनाव, क्या मोह माया है, सब क्या है चुनाव? कोई चुनाव का मतलब है? हम लोग चुनाव के लिए राजनीति में नहीं है। बताइए, देवरा बाबा भी देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि असली चेला यही आया कन्नौज में, क्या बीतरागी किस्म का। चलिए ठीक। मनीषा जी, प्रश्न फिर वहीं पर आकर खड़ा हो गया। 34 लोग हमारे घर के भाग जाएं, हमारी रणनीति और व्यवस्था के विरुद्ध मतदान कर जाएं, और हम कहें ये कोई मुद्दा है यार, क्या है, विषय क्या है क्या? और अगर इसके उल्टा एनडीए के 5 सांसदों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर दिया होता
और कांग्रेस 334 के बाद 340 पर पहुंच गई होती तो आज डिस्को हो रहा होता कि नहीं हो रहा होता, यहां भांगड़ा हो रहा होता कि नहीं हो रहा होता, बताया जा रहा होता कि नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा घटना यही है कि राहुल जी के नेतृत्व में 5 सांसद तोड़ लाए हम। मनीषा जी, अब 15 को बताया जा रहा है कि सांसदों की कोई हैसियत है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे 11 सांसद 15 सांसद की हैसियत है। 20 लाख लोग 25 लाख लोगों पर एक आदमी चुन के आता है, बताया जा रहा है 15 सांसदों को हैसियत ही नहीं। तो वो क्या कंचे खेलने के लिए आए हैं लोकसभा में? मनीषा वाजपेयी, मुझे लगता है कि जैसा आप कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, सोच रहे हैं, यही सोच के कारण ये लोग हार रहे हैं। इसी कारण जो नेतृत्व जो राहुल गांधी जी का है, जिनके नेतृत्व में बहुत सारे दल उनके साथ एकत्रित हुए हैं और एक अलायंस बनाया गया है, वो भी जब आपका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जिसको प्रधान कहा जाता है वो ही अगर आपको उस समय गायब हो जाए, मॉक ड्रिल में वो थे नहीं, आपकी रणनीति बनाने में वो थे नहीं, आपके वोट इनवैलिड हो रहे हैं, आपके वोट ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके बाद भी आप चिंतित नहीं हैं, एक आंकड़ा दे रहे हैं कि हम इतने बढ़ गए। अरे 5% कम हो गए, आप बड़े थोड़ी ना है, बड़े तो सांसद आपके बड़े तो इसलिए आप बढ़ गए। आप कह रहे हैं 26% से 40% हो गए, अरे हम कह रहे हैं 5% कम हुए, आपके अपने यहाँ से कम हुए। दूसरी बात, मैं दोनों लोगों को संयुक्त रूप से कहूंगी, सपा के आशीष जी को भी और विवेक नारायण जी कांग्रेस के, आप लोग अगर चिंतन नहीं करेंगे, पुनर्निरीक्षण नहीं करेंगे तो इस तरह के हार का जो सामना आप लोग करते आ रहे हैं वो आगे भी करेंगे। क्यों करना चाहिए पुनर्निरीक्षण, क्यों करना चाहिए चिंतन, वो उसका कारण बताती हूँ। आपने कहा कि दोनों लोगों की बात कर रही हूँ कि अंतरात्मा के आधार पे नहीं दिया गया, जैसे हमारे सपा के नेता प्रवक्ता जी कह रहे हैं ये तो वोट की खरीदी फरोख्त हो गई। अरे एक चीज आप भी देख लीजिए कि अडानी अंबानी की आप लोग बात करते हो कि उन्होंने खरीद लिया, उन्होंने और कोई बिक गए। पहली बात तो यही, अपने लिए आप डेरोगेटरी बात कर रहे हो अपने सांसदों के लिए जो कि माननीय होते हैं, आप खुले तौर पे कह रहे हो कि वो बिक गए, बिके तो आपके गठबंधन से ही है ना कहीं। तो पहली बात तो आप उनको मानसिक तौर पे अपने साथ जोड़ नहीं पाए, तो ये आपकी फेल्योर हुई, आपके नेतृत्व में कमी है, ये आपकी फेल्योर हुई। दूसरी बात क्या है, अगर आप सोरोस का नाम लेंगे तो 1000 करोड़ रुपए के लिए फंडिंग उन्होंने कहा है कि मोदी जी को हटाओगे हम फंडिंग दे रहे हैं, तो आपके पास तो बहुत बड़ा फंड है, इस पर भी ध्यान रख लीजिए। विवेक नारायण जी कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पे नहीं दिया, जैसा ये आशीष जी ने भी कहा और उन्होंने कहा हमारा कैंडिडेट था वो बहुत अच्छा कैंडिडेट था। 26 अगस्त का आप दैनिक जागरण में, मैंने बहुत सारे अखबार जो है सब्सक्राइब कर रखे हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं सारी खबरों से अपने आप को अपडेट रखूं। 26 अगस्त का दिन बता रही हूं, दैनिक जागरण दिल्ली में निकला है कि बस्तर के राम टेके जी जो कि उत्तरी बस्तर से हैं और कांकर क्षेत्र के उस समय 2011 में उप सरपंच थे, वो आए और उन्होंने सांसदों को पत्र लिखा है कि अगर सुदर्शन रेड्डी जी ऐसा कोई अपना जजमेंट नहीं देते सलवा जुलूम के खिलाफ तो बहुत माओवाद एक तो खत्म हो चुका होता और लाखों लोग मारे गए वो न मारे गए होते। इसके अलावा मिले हैं लोगों से जाकर के, जो एक मुझे नाम मैं मिस कर रही हूँ, उनकी भतीजी का वो अपाहिज हो गई, अनाथ हो गई, मेरे को अभी नाम अभी एकदम से नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपील करी कि ऐसा व्यक्ति ऐसे संवैधानिक पद पर नहीं आना चाहिए। तो मुझे ये लगता है अंतरात्मा की भी आवाज थी इसमें, और एनडीए ने जो काम किया है रणनीति के तहत किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर पहला नंबर वोट नहीं डाला होता तो भी जीत जाते, लेकिन उन्होंने ये ध्यान रखा कि वो अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा आपको, अभी नहीं ना, अभी रुकना होगा। आशीष चतुर्वेदी, आपके मतलब इंडिया ब्लॉक के सांसद ईमानदार नहीं निकले, ऐसा कह रहे हैं आप? पूंजीपतियों का से माल लेके भाग गए? आपने कहा 2 पूंजीपतियों के नाम लिए और कहा उनसे पैसा आया, और इधर सांसदों ने बोले अंतरात्मा कुछ नहीं, माल लाओ और माल दो। तो फिर आप अपने घर की एक बार सफाई कर लो, दिवाली जैसी, देख लो कौन कौन ऐसे बेईमान है, एक ही बार में झंझट काटो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है।
और आपने देखा होगा कि जब जिस चुनाव का जिक्र आपने किया था, समाजवादी पार्टी से कुछ विधायक जो थे वो बिक गए थे और हमने सफाई करी और उनको सफाई करके जो है निकाल दिया। हमने कहा तुम बिकाऊ हो, जहां बिक के गए हो अब वहीं चले जाओ। तो ये पहली बार नहीं है अमिताभ जी, और मैंने इसीलिए चिंता इस पे जताई थी कि ये जो चलन होता है कि एक पार्टी से चुन के आए हो और फिर अंतरात्मा की आवाज पे दूसरी पार्टी के लिए वोट कर रहे हो, क्योंकि जब आप चुन के आए थे तो आप उस पार्टी के लिए चुन के नहीं आए थे। आप सांसद, विधायक, पार्षद जब बनते हो तो आप एक पार्टी के सिंबल पे बनते हो। जनता उस पार्टी में विश्वास रख के आपको जिता के भेजती है, और जब आप सदन में पहुंचते हो तो आप किसी और पार्टी के लिए जब वहां मतदान करते हो तो न केवल आप उस पार्टी से गद्दारी करते हो, आप हर एक उस मतदाता से गद्दारी करते हो जिसने आपको चुन के वहां भेजा होता है। फिर चाहे सत्ता पक्ष का सांसद, विधायक इधर वोट डाले या इधर का विपक्ष का जो है वो उधर वोट डाले। ये चीज जो है ये हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत गलत चीज है, जिसे लोग बहुत सरल भाषा में अंतरात्मा की आवाज बोलते हैं। ये 150 करोड़ लोग जानते हैं ये कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं होती है। टीवी चैनल पे कोई बैठ के कितना भी बोल ले, सब जानते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक बात। विवेक जी कुछ कहना चाहेंगे? कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं होती, सारा खेल माल का है। आपके सांसदों ने माल लिया और भाग गए। फिर मैं देवेंद्र जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, जो बात आशीष जी कह रहे हैं इस पर छोटी सी टिप्पणी। 30 सेकंड में क्लियर कर रहा हूं। नहीं देवेंद्र जी, आपके पास बाद में आऊंगा। रुको दादा, आपके पास अभी विवेक नारायण से छोटी सी टिप्पणी मांगी, फिर आपके पास जी। ये अगर मोदी सरकार में हुआ, भाजपा सरकार में हुआ, जो सुशासन नैतिकता की बात करते हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। उनके पास संख्या बल होने के बाद सरकार में हो तो ये सत्यनारायण की कथा मानी जाएगी। सवाल है बस ये। अच्छा मतलब आप ये करो, अगर जांच का विषय है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मैं समझ गया। विवेक जी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार में होगा तो पाप माना जाएगा जघन्य, पाप भी जघन्य, और हमारी सरकार में होगा तो सत्यनारायण कथा मानी जाएगी। गजब बात है भाई। धतकरम एक, अलग अलग कैसे मान ले? पाप एक, बोले हमारे में हो तो मानना ये नवरात्र का मामला है, और उनके में हो तो मानना जघन्य पाप है। अरे भैया सीधी बात बोलो। अब भारत बदल गया महाराज, कहां चक्कर पड़े हो? इसीलिए लोग लपेट लेते हैं कांग्रेस को। या तो एक स्टैंड ले लो जैसे आशीष ने लिया कि हम दलीय मर्यादा से लांघने वालों को चोर समझेंगे, या तो सीधा हिम्मत जुटाओ, बोले ना मोदी की तरफ वोट देंगे वो चोर होंगे, बाकी को हम साहूकार मानेंगे, वो सत्यनारायण कथा करते हुए माने जाएंगे। ऐसा नहीं कहूं महाराज, इसलिए फंस जाते हो। देवेंद्र प्रमुख जी, फिर बात वहीं आकर टिक गई। वो कह रहे हैं कि जितने 34 लोग गायब हुए ये सब भाजपा ने गायब कराए और इनमें माल का इस्तेमाल हुआ। माल मतलब रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद। सर जिस तरह से वो कहा कि हमारी तरफ आएंगे तो हमने उनका स्वागत किया, या कल तक या परसों तक जब तक चुनाव में चल रहे थे तो सब लोग गारंटी भी ले रहे थे कि बहुत, जिस दिन 9 तारीख आएगी उस दिन क्लियर हो जाएगा, तब पता चलेगा कि कितने सांसद जो हैं हमको वोट करेंगे। और उन सब के माला डलती, आज वो चरित्रवान होते, वो रामायण के पात्र होते, अगर इनके चले गए तो सारी गद्दारी उन्हीं में इन्होंने स्थापित कर दी। वो चिप फीड कर दिया इनमें कि ये परमानेंट गद्दार हैं। वो देश के साथ खड़े भाई। ऑपरेशन सिंदूर था, देश ने ऐसी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसने दुनिया ने तारीफ की है। आज देश की सेना कहाँ, आज देश की जीडीपी कहाँ, आज उनका मन जागा है। वो 3 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, 15 सांसद। 3 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल देंगे। ये 27 ड्यू धरा है, सबसे बड़ा इसी पर टारगेट है। उससे पहले आपको आईना दिखा दिया है कि अखिलेश जी को कहो कि सुबह सुबह जागने के बाद पानी के छबके लगाएं जिससे नींद टूटे, और ये धमकाने की आदत बंद करें, मनुवादी कहने की, पीडीए में लोगों को टारगेट करने की। सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास, सबकी बात, अंत्योदय में खड़े चौथे पंक्ति के व्यक्ति की बात करना जब तक नहीं सीखोगे आपको आपकी औकात बताई जाएगी। इसी तरह ये उपचुनाव जिसे छोटा बता रहे हो ना माननीय राष्ट्रपति का, अरे आप जैसे लोग एक एक विधायक के लिए तड़पते फिरते हो।
लोगों को जिस तरीके के पंचायत चुनाव से लेकर ब्लॉक प्रमुख और आप जिला पंचायत के चुनाव में जो जो काम करते थे वो सब सर पर है, वो सब चीज बंद हो गई है। इसलिए बता रहे हम आपको, मेरे साहब थोड़ा सा पानी पीकर बैठा रहो, आपकी बारी आएगी बोलना, आप खूब अच्छे से आप बोल नहीं पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे क्योंकि आप पढ़कर नहीं आते, आप भावनाओं से बोलते हैं। डिबेट में भावनाओं से काम नहीं चलेगा, तर्क के साथ चलेगा। अदालत सबूत मांगती है, विवेक आपसे पढ़ाई मांगती है और तब आपका काम चलता है। खाली यहाँ किसी को ऑर्डर नहीं करना है, यहाँ लोगों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, नमस्ते करना पड़ता है, लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगनी पड़ती है। आपकी तरह आंख नहीं दिखाई जाती, आपका नेता आंख दिखाता है, आपका नेता मनुवादी बोलता है, आपका नेता जाति की बात करता है, आपका नेता किसी की बात न विकास की करता, न पिछड़े की करता, न दलित की करता, न पीडीए की करता, न पीडीए की परिभाषा जानते। इस वजह से आप लोगों को दिक्कत आती है भाई, इस वजह से आप लोगों को आईना दिखाना पड़ता है। बार बार हम तमीज के साथ आते हैं, आपको बताते हैं, दिखाकर जाते हैं, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते। बांग्लादेश से नीचे भारत की जीडीपी है, बांग्लादेश से नीचे भारत की जीडीपी है। यहाँ क्या करोगे आप? यहाँ प्रोफेसर बनने की स्टार्ट करिए और आपकी बात सुनी जाएगी। आपके कहने से, चिल्लाने से या आपकी बातें रखने से देश मानने वाला नहीं है। इस देश में आप जैसे लाखों करोड़ों, मैं कहता रहा हूँ जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, नहीं बता दो, आप नहीं बता पाओगे। मैं आपके चेहरा देख के बता रहा हूँ महाराज, ग्रॉस जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं बता दो। टीवी पूछ रहा हूं, सामने बताओ। चल, दोनों मित्रों को रोकूंगा। आशीष जी को लग रहा कुछ फ्रेम भी फ्रीज हो गया। एक बात बार बार आई, आशीष जी ने तो उसको बहुत प्रमुखता से उठाया और उसकी आलोचना की कि अंतरात्मा कुछ नहीं होता है। बड़ा अच्छा होता अगर समाजवादी पार्टी के मित्र इस अंतरात्मा की आवाज वाली धारणा की निंदा करते समय, उसके लिए कठोर शब्द बोलते समय ये भी बता देते कि ये अंतर आत्मा का बुलबुला भारत की राजनीति में आया कहां से था। ये विवेक नारायण जी के पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक श्रीमती इंदिरा गांधी लाई थी। उससे पहले इस बीमारी को कोई नहीं जानता था, अगर ये बीमारी है तो, जैसा सफाकरी की बीमारी है। ये इंदिरा जी लाई थी और उन्होंने पार्टी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार हरवा दिया था। तब ये बात आप लोगों को इंदिरा गांधी के लिए कहना चाहिए कि उन्होंने लोकतंत्र को कलंकित किया, उन्होंने दलीय संसदीय दलीय व्यवस्था को कलंकित किया। ठीक कह रहे आशीष, आप सिंबल पर जीत कर आते हैं। भारत में जो लोकतंत्र है वो दलीय व्यवस्था पर आधारित संसदीय लोकतंत्र है, उसका पूरा डेफिनेशन ये है। लोकतंत्र अलग अलग मिजाज के हैं दुनिया में, लेकिन हमारे यहां जो है वो दलीय व्यवस्था पर है। ठीक बात है, आशीष चतुर्वेदी ठीक कह रहे हैं, इज राइट। लेकिन फिर इंदिरा गांधी की आलोचना करनी होगी ना फिर इस विषय पर। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जिस पार्टी के भरोसे वो प्रधानमंत्री थे, जिस पार्टी की संख्या के आधार पर वो प्रधानमंत्री थे सदन में, उस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को चुनाव हरवा दिया। इससे बड़ी मिसाल कोई मिलेगी क्या? इससे विचित्र मिसाल कोई मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तब तो बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए था, नहीं बोले। मैं फिर कहूंगा, चुनाव में परिणाम के बाद ऋषि मुनि बनने का स्कोप नहीं होता। विवेक भाई से भी कहूंगा, आशीष जी से भी कहूंगा, जीत जीत होती है मेरे भाई, हार हार होती है। क्या हारने के बाद हम ऋषि मुनि नहीं बन सकते? टटिया वाले बाबा थोड़ी बन जाओगे यार, क्योंकि चुनाव होने तक तो आप ललकार रहे थे। पृथ्वीराज चौहान बने, हाथ में तलवार लिए घूम रहे थे, बोले 9 तारीख को देखना अग्निहोत्री जी, ये नरेंद्र मोदी अगर झोला उठा के न चले जाए तो कहना सारी सेटिंग हो गई है। अच्छा, कहां सेटिंग हो गई? अरे बोले चंद्रबाबू से बात हो गई राहुल गांधी की, डन हो गया, ओके डन। अच्छा जी पक्का? बोले हाँ हाँ, और नीतीश से भी बात हो गई है, डन। सब बात करके गए वो मलेशिया। फिर क्या हुआ? अब बोले हमसे क्या लेने देना चुनाव का यार, हम कोई चुनाव के लिए पार्टी बनाए हैं क्या? हम तो धर्म कर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व में
धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, इसके लिए पार्टी बनाए हैं जो पंडित जी कहलाते हैं कथाकवाद। गजब है यार। मेरी सलाह होगी, अब एक भाव रखो, चुनाव से पहले वाला और बाद वाले में अंतर नहीं होगा। या तो सन्यासी हो जाओ तो चुनाव से पहले भी हो जाओ। बोले हमसे मतलब नहीं है कि उम्मीदवार खड़ा कर दिया, जीते चाहे हारे, तो ये बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अगर हार जाओ फिर ये बोलना अनैतिक है आशीष बाबू कि हमसे क्या मतलब यार, हार गया, कोई चुनाव के लिए खड़े हैं हम। ये वाजिब बात नहीं है। एक लाइन ले लो ना कि चुनाव के लिए पार्टी है। कोई राजनीतिक व्यक्ति जब ये कहता है ना हम केवल चुनाव के लिए नहीं हैं, सत्ता के लिए नहीं है, तो मैं कहता हूं फिर एनजीओ में क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन करा लेते हो? अगर सत्ता के लिए नहीं हो तो इलेक्शन कमीशन में काहे को रजिस्ट्रेशन कराए हो यार? वहां तो केवल सत्ता के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चुनाव लड़ने वाली पार्टियों का ही। आपको धर्म का प्रचार करना है, मानवता का प्रचार करना है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ काम करो यार। और धर्म का प्रचार करना है, मुरारी बापू के संग चलो। फिर ये चुनाव चिन्ह क्यों लिया, फिर ये पार्टी क्यों बनाई? अगर आप विधेय हो गए, ये डबल गेम मत खेलिए। ये तय था, अगर एनडीए के 5 सांसद भी कम आते निर्धारित संख्या से, तो कांग्रेस और उसके नेतृत्व में विपक्षी दल के नेता इस वक्त हाहाकार मचा देते पूरे देश में और कहते मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी के पास नैतिक अधिकार नहीं शासन करने का। उनके लोगों में की भीतर उनके प्रति आस्था नहीं बची। अब जो चले गए अपने, उनको बता दिया चोर, बोले ये तो लालची हैं। बताइए, 34 सांसद गायब हुए, आपने 3400 को बेईमान करार दिया, बोले तो रुपया पैसा लेके चले गए। वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? और जो आपके यहां है वो क्या सोचेंगे कि अपने सांसद के बारे में इनकी ऐसी धारणा, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, उनको बेईमान बता रहे हो, बोले तो बेईमान। और एक बात आई कि 11 सांसदों की क्या हैसियत? नहीं, ऐसा नहीं है। एक सांसद 25 से 1 लाख लोगों के बीच से चुन के आता है, चुनाव में जाता है। और राज्यसभा का मान लीजिए उत्तर प्रदेश का सांसद होगा तो 37 विधायकों के बीच से निकलेगा। क्या? 37 विधायकों के बीच से। और एक विधायक भी उत्तर प्रदेश में 5-6 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी हैंडल करता है। गुणा करके देख लेना विवेक जी, बहुत बड़ी संख्या है। और अगर उनकी कोई हैसियत नहीं तो फिर हैसियत किनकी है? लोकतंत्र में तो सांसद और विधायकों की हैसियत है। हमारे यहां तो ग्राम प्रधान की भी हैसियत है लोकतंत्र में। ऐसी चीजें संदेश खराब करती हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं को, प्रवक्ताओं को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। कार्यकर्ता आपसे जुड़े, इस भाषा को सुनने के बाद कैसे जुड़ेगा कि बेईमान है सांसद हमारे? नहीं, आप ही ने उनको चुना, आप ही ने उनको टिकट दी, आपकी पार्टी के लोग हैं, आपके लिए कैंपेन करते हैं, आपने बेईमान बता दिया। और एक आखिरी बात, इसी बहस में एक विषय आया था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कोई इतना बड़ा नहीं होता। नहीं, बहुत बड़ा चुनाव होता है मित्र। आप लोग तो धनखड़ साहब के लिए इतना दुखी होने लगे थे, अब चुनाव कोई खारिज कर रहा? जो इस्तीफा दे गए, आप उन्हीं के लिए कल तक पूछ रहे थे कि धनखड़ साहब कहां हैं। मैं अखिलेश जी को कल सुन रहा था, वो कल भी पूछ रहे थे दोपहर में कि धनखड़ साहब का क्या हुआ। तब धनखड़ साहब विशिष्ट और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव महत्वहीन, ये तरीका ठीक नहीं। धनखड़ साहब भी उपराष्ट्रपति ही थे ना, उनके लिए आपकी चिंताएं इतनी घनीभूत हैं। और नए राष्ट्रपति जो चुने गए उनके लिए यह है कि बोले कोई चुनाव है, छोटा चुनाव है, इसकी क्या वैल्यू? ये भाव नहीं रखना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के लिए गरिमापूर्ण है,
मर्यादापूर्ण है, विशिष्ट है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक तुम अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा